Bismillahirrahmanirrahim. So in the last class, we discussed about the sequence alignment. आज की क्लास में बेसिकली हम थोड़ा सा लैब देखेंगे. ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की लैब का पार्ट है कि हाउ टू रिट्रीव साइंटिफिक लिटरेचर थ्रू पबमेड. कि पबमेड के थ्रू हम साइंटिफिक लिटरेचर को किस तरह से सर्च कर रहे होते हैं और किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं. तो आज की बेसिकली जो क्लास है वो इज ऑल अबाउट लैब. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का. ठीक है. क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने सीक्वेंस अलाइनमेंट, अब हमने आगे क्योंकि सीक्वेंस अलाइनमेंट की लैब करनी है, तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो दो बेसिक लैब्स हैं, एक लिटरेचर सर्च की और उसके बाद सीक्वेंस एनालिसिस की, कि सीक्वेंस को कैसे एनालाइज किया जाता है, किस तरह से सर्च किया जाता है डेटाबेसिस पे. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सीक्वेंस अलाइनमेंट ना. अच्छा, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको कि पबमेड क्या है. पबमेड बेसिकली पब्लिकेशन मैट जो है ना, वो एक फ्री रिसोर्स है. ठीक है. और ये बेसिकली एक तरह का आप कह सकते हो इज अ डेटाबेस, इज अ काइंड ऑफ अ डेटाबेस. एक तरह का फ्री रिसोर्स है जो आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है मेडलाइन का. ठीक है. अब ये मेडलाइन बेसिकली क्या है, हम इसको आगे देखते हैं, मैं बताता हूँ. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पबमेड बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा टूल है या एक डेटाबेस है जो हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है मेडलाइन का. मेडलाइन इटसेल्फ एक डेटाबेस है. ठीक है. और ये किसके अंडर में है? ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ये कहलाता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन डेटाबेस ऑफ साइटेशंस and abstracts in the field of medicine, nursing, dentistry, veterinary medicine, healthcare system and preclinical sciences. ठीक है. तो ये जो PubMed है बेसिकली actually it contains 30 million citations and abstracts. यानी 30 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर आर्टिकल जो है वो मौजूद है इस डेटाबेस में. ठीक है. अब ये तीन टर्म्स है, आप इन तीनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना. पबमेट है, मेडलाइन है और ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन डेटाबेस है. ये भी आपको समझ में आ जाएगी बात. ठीक है. अच्छा, अब ये पबमेट जो बेसिकली है, ये एक ऐसा डेटाबेस है या एक ऐसा टूल है कि जिसके थ्रू आप 30 मिलियन से ज़्यादा जो है वो आर्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हैं जो ऑलरेडी मौजूद है वहाँ. अच्छा, इट डज नॉट इंक्लूड फुल टेक्स्ट जर्नल आर्टिकल्स. समटाइम्स जो है वो पबमेड फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है. कुछ जर्नल एक्चुअली अलाउ करते हैं पबमेड को कि वो फुल आर्टिकल जो है वो पब्लिश करे और डिस्प्ले करे, जबकि कुछ जर्नल्स जो होते हैं बेसिकली एक्चुअली जो पेपर्स होते हैं वो जर्नल्स जो है वो उसको क्या कर रहे होते हैं, पब्लिश कर रहे होते हैं. तो ये उसी वक्त जब अवेलेबल होते हैं ये आर्टिकल्स, जब जो है वो जर्नल्स अलाउ करते हैं पबमेड को कि वो अपनी वेबसाइट पे इसको मेंशन करे. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ आपसे डिस्कस करना शुरू में भूल गया, वो ये था कि हमें लिटरेचर सर्च की ज़रूरत क्यों पड़ती है. मैं डायरेक्टली पबमेड पे आ गया. लिटरेचर सर्च होता क्या है? लिटरेचर सर्च का देखो मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई साइंटिफिक स्टडी करने के लिए जाते हैं, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जाते हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट्स का पहला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? पहला हिस्सा जो होता है वो ये होता है कि आप ये देखें कि ऑलरेडी आप जिस डोमेन में फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उस डोमेन में फील्ड में साइंटिफिक लिटरेचर का क्या स्टेटस है, उसमें फील्ड में साइंस कहाँ तक पहुंची है, और आपको साइंस का कैसे पता चलेगा कि साइंस कहाँ तक पहुंची है और इस फील्ड में क्या क्या अपग्रेडेशन हो चुकी है, क्या क्या प्रोग्रेस हो चुकी है, ये आपको लिटरेचर से पता चलता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल है, आप जो है वो एक्सक्यूज मी,
फॉर एग्जांपल है कि आप जो है वो एक लैब ज्वाइन करते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले लो इसको कि आप एमफिल शुरू कर रहे हो, आप एमफिल पीएचडी की तरफ जाते हो, तो यू नीड टू ज्वाइन सम लैब ना। जब उस लैब को ज्वाइन करते हो, यू मीट विद योर सुपरवाइजर, ठीक है, और आप डिस्कस करते हो, आप ये देखते हो कि आपका सुपरवाइजर किस डोमेन में काम कर रहा है, वो आपको आइडियाज़ देता है, आपके साथ डिस्कस करता है कि आपका क्या आइडिया है, आप क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी मेरा जो इंटरेस्ट है, या आपका सुपरवाइजर जो काम कर रहा है, आम तौर पे सुपरवाइजर जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं वो चाहते हैं कि आप उन्हीं फील्ड के अंदर अपने इंटरेस्ट को जो है ना वो लेके आएँ और उसी के अंदर आप आइडियाज़ दें। तो अब फॉर एग्जांपल जो है, अगर एक टीचर है, उसकी जो डायरेक्शन है वो आप कह लीजिए कि माइक्रोबायोलॉजी की साइड पर है, मतलब स्पेसिफिक बैक्टीरियल स्पीशीज के ऊपर कुछ काम है उसका, ठीक है। तो अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो, तो मोस्ट जो कॉमन एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे आजकल कोरोना वायरस का इशू है, तो फॉर एग्जांपल लैब कोरोना वायरस के ऊपर जो है वो काम कर रही है, ठीक है, या दूसरे फ्लू वायरसेस के ऊपर काम कर रही है। तो जब आप आओगे, जब आप इंटर होगे इस फील्ड के अंदर, रिसर्च के अंदर, तो वो पहला काम जो आपको दिया जाएगा, रिसर्चर जो आपका सुपरवाइजर आपको देगा, वो ये कहेगा कि भाई आप जाइए और फ्लू वायरस के ऊपर जाके लिटरेचर सर्च करके आइए कि उसमें क्या क्या साइंटिफिक प्रोग्रेसेस हो चुकी हैं। जाइए लिटरेचर पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं साइंस में, ठीक है। सो आपको नए आइडियाज़ के लिए, नए आइडियाज़ जो है वो क्रिएट करने के लिए, कुछ नया काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू गो एंड सर्च कि जी जो फ्लू वायरस है, या जो कोरोना वायरस है, या कोई डेंगू है, या कोई मलेरिया है, या कोई भी और डिजीज़ है, आप जाओगे और उस डिजीज को, या कोई पर्टिकुलर जीन है किसी इनहेरिट किसी किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे कि आप जो है वो क्या करोगे, जाके आप लिटरेचर को सर्च करोगे। जब आप लिटरेचर सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल डेंगू को लेके आप सर्च करोगे, मलेरिया को लेके सर्च करोगे, या फ्लू वायरस को लेके सर्च करोगे, तो यू विल गेट recent articles about that टॉपिक, ठीक है। उस टॉपिक के आपको रिसेंट आर्टिकल मिल जाएंगे, वो आप रीड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जी साइंटिफिक वर्ल्ड में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और जब आप ये आर्टिकल रीड करते हो, तो यू विल गेट सम न्यू आइडियाज कि जी इस पे ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, लेकिन ये काम मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं भी, ये इसके ऊपर कोई काम नहीं किसी ने किया है, तो हम इसको प्रपोज कर सकते हैं, इस रिसर्च को, इस पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो जब भी अपने रिसर्च हम जब रिसर्च में जाते हैं, तो हम रिसर्च में जाने से पहले, शुरू करने से पहले उस फील्ड का साइंटिफिक लिटरेचर है उसको सर्च करते हैं, उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, और उसको बेसिकली क्यों अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि फील्ड में प्रोग्रेस क्या है, और दूसरा हम किस डायरेक्शंस में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि साइंटिफिक लिटरेचर सर्च किया कैसे जाए। तो साइंटिफिक लिटरेचर सर्च करने का सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा जो जो है वो कह लो कि वेरीफाइड और जो बेस्ट मेथड है ना, वो ये है कि आप जाके पबमेड टूल को यूज़ करो। एनसीबीआई का जो नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है, उसका जो सबसे बेहतरीन टूल है पब्लिकेशन मैड पबमेड, इसको आप यूज़ करो। यहाँ पर अ, जो साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल होता है इज द मोस्ट ऑथेंटिक साइंटिफिक लिटरेचर, ठीक है। क्योंकि पबमेड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड, और ये कह लो कि इसे हम कहते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं, पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं जिनके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, यानी ऑथेंटिक जर्नल जो होते हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जर्नल जो होते हैं, वो उनके आर्टिकल जो है वो कहाँ आके डिस्प्ले हो रहे होते हैं, वो पबमेड पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। जब वो पब्लिश हो जाते हैं, तो वो पबमेड के डेटाबेस पे भी क्या हो रहे होते हैं, डिस्प्ले हो रहे होते हैं। यानी यहाँ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पबमेड से मिलेगी इज 100% ऑथेंटिक
and you can follow and understand that information to get ideas ना. सही है. तो PubMed बेसिकली एक फ्री रिसोर्स है. अच्छा, ये बिल्कुल फ्री रिसोर्स है. इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो. एक इस तरह, ये एक तरह से समझ लो कि इज अ टूल. ठीक है. और ये बेसिकली Medline इज अ वेरी बिग मेडिकल डेटाबेस से क्या मुराद है. इसके अंदर मेडलाइन बेसिकली, अब जो मेडलाइन है ना, मेडलाइन को जो ओन करती है, को जो ओन करता है डेटाबेस, यानी इसको कह लो कि इदारा, वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन बेसिकली मेडलाइन को ओन कर रहा होता है, और मेडलाइन इटसेल्फ एक जॉइंट डेटाबेस है. अब मेडलाइन बेसिकली मेड और लाइन वैसे ही पता चल रहा है कि ये बेसिकली मेडिकल की फील्ड को कवर कर रहा होता है. तो जो मोस्टली फील्ड्स हैं मेडलाइन में कवर हो रही होती है, वो मेडिसन है, नर्सिंग है, डेंटिस्ट्री है, वेटनरी मेडिसन है, हेल्थ केयर की जितनी भी है से रिलेटेड है, या जितनी भी क्लिनिकल साइंसेज हैं, प्री क्लिनिकल साइंसेज हैं, वो सब की सब जो है वो इसका पार्ट है मेडलाइन का. तो मेडलाइन बेसिकली ये यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ये इसका बेसिकली प्रीमियर बाइब्लियोग्राफिक डेटाबेस है. अगर आप इसमें देखो तो इसमें मोर देन 26 मिलियन आर्टिकल्स मौजूद हैं. ठीक है. रेलेवेंट टू लाइफ साइंसेस. ठीक है. लाइफ साइंसेस से रिलेटेड जो है वो 26 मिलियन, बल्कि इससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि विद द डे, विद ईच एंड एवरी डे ये ग्रो अप कर रहा है, और इसके जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ते चले जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, a distinctive feature of Medline is that the records are indexed with NLM medical subject headings. ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि ये मैश क्या चीज होती है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग क्या होती है. Again, is the largest component of PubMed and consists primarily of citation from journals selected from Medline and indexed with MASH. ये सारी की सारी theoretical बातें हैं. ये बस आप यहाँ इतना समझ लो कि जो PubMed है, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए, बल्कि मैं इसको और सिंपली आगे मेंशन कर दिया है. इसको इतना याद रखो, कि जो हेल्थ साइंसेस की लाइब्रेरी है, जिसे हम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कह रहे हैं, बेसिकली ये आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रही होती है मेडलाइन का. किसके थ्रू? पबमेड सर्च सिस्टम. यानी पबमेड को भी आप सिर्फ इतना ध्यान में रख लो, इट्स जस्ट लाइक अ गूगल. अब जैसे गूगल के ऊपर आप जाके चीजें, कोई भी चीज सर्च कर सकते हो दुनिया की, पबमेड के ऊपर आप जाके साइंटिफिक लिटरेचर रेलेवेंट टू लाइफ साइंसेस ना, खास तौर पे जो रेलेवेंट टू लाइफ साइंसेस है, उसको आप जाके क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो. ठीक है. और पबमेड के पास ये सारा का सारा रिसोर्सेज आ कहाँ से रहा होता है? ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, बेसिकली वो इस सारे सिस्टम को क्या कर रहा होता है, टेक केयर कर रहा होता है. ठीक है. तो इतना याद रख लो कि पबमेड इस एक सर्चिंग सिस्टम है. ठीक है. और वो बेसिकली जो डेटाबेसेस हैं, जो मेडलाइन डेटाबेसेस है, जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का ही पार्ट है, वहाँ से क्या कर रहा होता है, जाके आर्टिकल्स को एक्सेस कर रहा होता है, और क्या कर रहा होता है, आपको डिस्प्ले कर रहा होता है. आमतौर पे जो पबमेड कवर कर रहा होता है आर्टिकल्स को, उनके अंदर वो मेडिसिन को कवर कर रहा होता है, नर्सिंग को, डेंटिस्ट्री को. ये हमने अभी इससे पहले देखा. ठीक है. ऑलमोस्ट 5200, बल्कि इससे भी ज़्यादा जर्नल्स हैं इन 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जो कि एक्सेसिबल हैं थ्रू पबमेड. ठीक है. यानी पबमेड के पास 1949 से लेके 2020 तक का जितने भी साइंटिफिक लिटरेचर पब्लिश हुए हैं, वो तमाम साइंटिफिक लिटरेचर रेलेवेंट टू लाइफ साइंसेस और मेडिसिन, वो तमाम का तमाम साइंटिफिक लिटरेचर यहाँ पबमेड पर मौजूद है. यानी इस वक्त जो पबमेड है वो लिंक्ड है 5200 जर्नल्स के साथ.
ठीक है, यानी 5200 जर्नल्स के तमाम आर्टिकल्स पबमेड के साथ लिंक्ड है, यानी पबमेड के जो डेटाबेस है, मेडलाइन डेटाबेस है, वहाँ मौजूद है और वहाँ से इसको एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, पबमेड के ऊपर आपको साइंटिफिक लिटरेचर और रिसर्च, आपको जो रिसर्च लैब वर्क है बेसिकली उससे रिलेटेड है वो आपको मिलेगी। पबमेड के ऊपर आपको कभी भी किसी मीटिंग का एब्स्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, उन कॉन्फ्रेंसेस के प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, थीसिस होते हैं लोगों के, पेटेंट्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये आपको पबमेड पर नहीं मिलेगा। आपको पबमेड पे सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक साइंटिफिक लिटरेचर, वो साइंटिफिक लिटरेचर जो कि जनरेट हुआ है आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद, और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये जो पबमेड इसको डिस्प्ले भी कर रहा है ना किसी साइंटिफिक लिटरेचर को, जब हम ये कह रहे हैं कि ये ऑथेंटिक है, तो ऑथेंटिक होने का मतलब ये है कि ये जो आप आर्टिकल खोल रहे हैं पबमेड के ऊपर या आर्टिकल एक्सेस कर रहे हैं पबमेड के ऊपर, ये आर्टिकल पब्लिश होने से पहले एक पूरे प्रोसेस से होके गुजरा है, जिसे हम जो है ना वो पीयर रिव्यू कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि आर्टिकल रिव्यू होने के बाद डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स की नज़र से गुजरने के बाद उनकी उसके ऊपर डिफरेंट जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर वो सजेशंस के बाद जो है वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है। यानी होता क्या है कि जब आप कोई भी साइंटिफिक लिटरेचर जब पब्लिश करना होता है किसी जर्नल में, आप उसको सबमिट कराते हो। जब आप उसको पर्टिकुलर जर्नल में सबमिट कराते हो तो सबमिट कराने के बाद वो एक प्रोसेस से गुजरता है जिससे रिव्यू प्रोसेस कहा जा रहा होता है या पीयर रिव्यू प्रोसेस कहा जा रहा होता है। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपका जो साइंटिफिक लिटरेचर है, वो जो आपका पेपर है, आर्टिकल है, वो फील्ड के जो जो फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, जो इस फील्ड के माहिर हैं आपकी फील्ड के, वो उस आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट क्वेरीज रेज करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, तो बताते हैं कि ये आर्टिकल ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट्स ठीक है या नहीं है, या उनके जहन में अगर कोई सवाल होता है क्या ये जो आर्टिकल पब्लिश करने के लिए जा रहे हैं साइंटिस्ट, क्या ये आर्टिकल ऑथेंटिक है, मतलब इनका काम ऑथेंटिक है और वैल्यूएबल है या नहीं है, और इस पे क्या-क्या क्वेरीज हैं, तो वो उसके ऊपर बाकायदा कमेंट्स करते हैं। फिर जो ऑथर्स होते हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा होता है वो उसको रिव्यू रिवाइज करते हैं। रिवीजन एक दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, 3 दफ़ा होती है, कभी-कभी 4 दफ़ा तक भी होती है। इट डिपेंड्स ना कि अनटिल अनलेस कि जो रिव्यूअर है, उसे हम रिव्यूअर कह रहे होते हैं, जो फील्ड के माहिर होते हैं, जो आपके पेपर को देख रहे होते हैं, जब तक वो मुतमिन नहीं होते उस वक़्त तक ये जो आपका काम है, जो आर्टिकल है वो पब्लिश नहीं होता। वो पब्लिश होता है उसके बाद ये पबमेड के ऊपर आता है, ठीक है? तो इतने टफ प्रोसेस से गुज़रने के बाद कोई चीज़ पबमेड पे आती है। ऐसा नहीं है कि आपने भी अपलोड कर दी, जैसे डेटाबेस के ऊपर अगर आप जाओ तो प्राइमरी डेटाबेसेस के ऊपर आपके पास जो भी सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन आई आपने अपलोड कर दी, ठीक है? ऑल्दो कि वो भी उसके अंदर जब वो सेकेंडरी डेटाबेसेस पे लेके जाते हैं तो वहाँ डेटा क्यूरेटर्स होते हैं जो उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ अपलोड नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली पबमेड पे कोई भी चीज़ आपने अपलोड कर दी। यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो एक बड़ी ही थॉरो और एक बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक प्रोसीजर से होने के बाद यहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है? तो पबमेड जो है बेसिकली उसके बाद उस लिटरेचर को पब्लिश कर रहा होता है, सही है? और वो आपके लिए फ्रीली एक्सेसिबल है, आप कहीं से भी उसको दुनिया में एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम पबमेड के ऊपर सर्चिंग कैसे करते हैं और इसका तरीक़ेकार, पबमेड पे सर्चिंग करने का तरीक़ेकार क्या होता है। ऑल्दो कि ये अगर आप देखो तो आप जब गूगल यूज़ करते हो तो आप व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू जस्ट गो एंड यू राइट, ठीक है? लेकिन पबमेड के ऊपर थोड़ा-सा आप जब सर्चिंग करते हो तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि जो पबमेड है, जब आपको उसका सर्चिंग का तरीक़ेकार पता होगा कि इसमें सर्चिंग करते कैसे हैं, तो आप यू विल गेट द मोस्ट रेलेवेंट लिटरेचर आउट ऑफ योर इंटरेस्ट। आप जिस फील्ड में काम करना चाह रहे हो, अब ज़ाहिर-सी बात है आप जाके एक एक साइंटिफिक रिसर्च आप करने जा रहे हो, तो आप जो चीज़ें ढूँढ रहे हो, जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो अपनी फील्ड की, दे आर दैट आर ऑथेंटिक, बट लेकिन आपको ढूँढनी तो आनी चाहिए।
आप उसको सर्च कैसे करोगे? आप अपने मतलब की चीज़, अपना जो जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है जिस डोमेन के अंदर, आप उसके अंदर चीज़ें निकालोगे कैसे? जब तक आपको ढूँढना नहीं आएगा तो आप कैसे अपने रिसर्च को कंटिन्यू करोगे? तो ये एक सबसे बेसिक थिंग है, बहुत ही बुनियादी चीज़ है। हम जब भी कोई चीज़ नहीं करने जा रहे होते हैं साइंस के अंदर, हम हमेशा पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं। हमेशा पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं, और ये बाकायदा लिटरेचर रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ आवर थीसिस, हमारे थीसिस का भी पार्ट होता है। पहला चैप्टर ही हमारा जो है वो थीसिस का होता ही लिटरेचर रिव्यू है, कि एक्चुअली हमने हमारी फील्ड कहाँ पे जो है वो स्टैंड कर रही है, जिसमें हम काम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो स्टैंड कहाँ पे कर रही है, ठीक है? तो पबमेड पे सर्चिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें से पहली चीज़ है वो है सर्च ऑपरेटर्स। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक सर्च ऑपरेटर्स और दूसरे मैश डिस्क्रिप्टर्स। ये मैश बेसिकली मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है? तो ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। पबमेड के रेलेवेंट बात हो रही है, ये सिर्फ पबमेड से रिलेटेड है। ये दो टर्म्स आपको, ये दो चीज़ें या दो टूल्स कह लो, आपको पता होना चाहिए जो कि रेलेवेंट है पबमेड से। अच्छा जी, सर्च ऑपरेटर पे आ जाते हैं पहले। अच्छा, सर्च ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं? अच्छा, पहले तो ये समझ लो कि जब हम सर्चिंग करने के लिए जाते हैं पबमेड पे, सो वी मस्ट हैव सम कीवर्ड्स इन आवर माइंड ना। हम जब भी कहीं भी सर्चिंग करते हैं, चाहे गूगल पे करें, किसी जगह भी करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें, हम हमेशा, हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के। हम जो भी टॉपिक सर्च करते हैं उसके कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? तो सर्च ऑपरेटर्स पबमेड के अंदर क्या होते हैं? सर्च ऑपरेटर्स बेसिकली जो पबमेड में यूज होते हैं वो तीन हैं। एक कहलाता है एंड, एक कहलाता है और, दूसरा कहलाता है नॉट, ठीक है? और ये तीनों के तीनों जो सर्च ऑपरेटर्स है, ये बेसिकली कीवर्ड्स के दरमियान, जो आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, उन कीवर्ड्स के दरमियान में एक रिलेशनशिप कायम कर रहे होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सर्च प्रोसेस। यानी जब आप पबमेड के ऊपर अपने कीवर्ड्स लिखते हो, तो यू ऑल्सो यूज, अगर आप सर्च ऑपरेटर्स भी यूज करते हो, तो सर्च ऑपरेटर यूज करने से क्या होगा, आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे दैट आर मोर स्पेसिफिक, ठीक है, और मोर रेलेवेंट। क्योंकि सर्च ऑपरेटर्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग सर्चिंग, सर्च प्रोसेस के दौरान में कीवर्ड्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है? जब आप मल्टीपल कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो, पूरा ग्रुप ऑफ कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, पूरी एक फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये जो सर्च ऑपरेटर्स होते हैं, जो तीन होते हैं, एंड कैप्स लॉक के अंदर, एंड कैपिटल के अंदर, और कैपिटल के अंदर नॉट, ये तीनों जो है इसी तरह से लिखे जाते हैं जिस तरह से कैप्स के अंदर, ऐसी इसी तरह से इसको लिखा जाता है। और ये बेसिकली आप जो कीवर्ड जब यूज करते हो पबमेड पे, तो उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए जो है वो इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। उसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि यू विल गेट more relevant information, most authentic और specific information if you use such operators। जी, ऐसा नहीं है कि आपने लाजमी यूज करने हैं, लेकिन मतलब एक तरह के कह लो कि ये दिस इज अ स्मार्ट सर्चिंग ना, कि ये आपको हेल्प कर रहे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्च ऑपरेटर्स क्या है, इनको आपने यूज करना है। आप इसको ना भी यूज करें, वो इन्फॉर्मेशन जब भी दे रहा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सर्च ऑपरेटर्स को यूज नहीं करेंगे तो पबमेड आपको रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? पबमेड आपको रिजल्ट देगा, चाहे आप सर्च ऑपरेटर्स को यूज करें नहीं करें, लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो यू विल गेट मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तीन है ये सर्च ऑपरेटर्स, और भी हैं दो इसके अलावा, लेकिन ये तीन मेन सर्च ऑपरेटर्स हैं जिसे हम कह रहे होते हैं एंड और नॉट। अच्छा, अब अगर आप अपने कीवर्ड्स के दरमियान में एंड लगा देंगे ना, इस तरह से कैपिटल में AND, तो इसका मतलब ये होता है, इसका जो मतलब पबमेड लेता है वो ये लेता है कि मैंने तमाम के तमाम जितने भी कीवर्ड्स लिखे गए हैं और इनके दरमियान में ये जो एंड लगा हुआ है, एंड इसका मतलब ये होता है कि ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम कीवर्ड्स का रिकॉर्ड लाके डिस्प्ले करे,
फॉर एग्जाम्पल आपने एक बहुत ही जनरल कीवर्ड लिख दिया इन्फेक्शंस, ठीक है, इन्फेक्शन ट्रीटमेंट आप बगैर एंड के भी लिख सकते थे, ठीक है, आप बगैर एंड के लिखते, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता, तो ये क्या करता इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, अब ये उसको एक वर्ड ले रहा होता और कहता है ये इन्फेक्शन ट्रीटमेंट जहां जहां मुझे मिले वो सिर्फ मैं लाके डिस्प्ले कर दूं। इन्फेक्शंस एंड आपने जब सर्च ऑपरेटर यूज किया तो इसने क्या किया, ये करेगा ये कि ये तमाम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जितने भी इन्फेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, और तमाम इंफॉर्मेशन जितने भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स इन दोनों टर्म्स को यूज करते हुए तमाम का रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले कर देगा, ठीक, ये दोनों टर्म्स का रिकॉर्ड यानी समझ लो कि ऑल द रिकॉर्ड ना, ऑल कीवर्ड्स को, ये जितने भी आपने जब आपने सर्च ऑपरेटर एंड यूज कर दिया तो अब उसने क्या करना है, तमाम इन दोनों कीवर्ड्स का जिसके दरमियान में एंड है, तो इन्फेक्शन और ट्रीटमेंट, उसने क्या करना है, इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन लेके आनी, डिस्प्ले करनी है आपके सामने, ठीक है। वो तमाम इन्फेक्शन कौन से हो सकते हैं, आप यहाँ मलेरियल यहाँ पे आप लिख लें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिख लें और स्पेसिफिक हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब इसको आप इस तरह से भी, इसको आप यूज इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये क्या करेगा, तमाम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से रेलेवेंट जितना लिटरेचर है वो सब का सब, साथ साथ जितना ट्रीटमेंट से रिलेटेड लिटरेचर है वो सब का सब लिटरेचर आपके सामने लाके प्रेजेंट कर देगा, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो एन का क्या फायदा होता है कि वो जितना रेलेवेंट आप जिस कीवर्ड के दरमियान में जितने कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उनके दरमियान में अगर कहीं पे एंड लगा हुआ है तो एंड का मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, वो तमाम का तमाम लिटरेचर से रेलेवेंट ला के आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, दूसरा ऑपरेटर है और ऑफ कोर्स और का आपका मतलब क्या है कि एनी कीवर्ड, यानी बाज वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके डिफरेंट साइनोनिम्स होते हैं, मतलब एक ही चीज के लिए मल्टीपल लफ्ज जो वर्ड्स हैं वो यूज हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल सी है, एग्जांपल एक वर्ड डिस्टेंस एजुकेशन ना, ठीक है, अगर आप देखो तो कहीं पे डिस्टेंस एजुकेशन यूज होता है, कहीं पे डिस्टेंस लर्निंग यूज होता है। इस तरह साइंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि एज अ साइनोनियम यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, जैसे आप कह लो कि फॉर एग्जांपल साइंस में अगर आप कह लो तो हम कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक एक टर्म है जो बहुत ही कॉमनली जनरली बोली जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हार्ट अटैक जो एक टर्म है, जरूरी नहीं है पूरा साइंटिफिक लिटरेचर जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें सब में हार्ट अटैक की टर्म यूज हुई हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे कोई और टर्म भी यूज हुई हो, ठीक है। तो अब दूसरी टर्म फॉर एग्जांपल है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन का भी वही मतलब है, ठीक है। तो और जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि उसको जहां पर और लगा होगा वो क्या करेगा, उसको चाहे ये टर्म मिल रही हो चाहे वो ये टर्म मिल रही हो, जहां उसको डिस्टेंस एजुकेशन नजर आएगा वो क्या करेगा, वो वाला लिटरेचर भी डिस्प्ले कर देगा, और जहां उसको डिस्टेंस लर्निंग का वर्ड नजर आएगा कीवर्ड, वो क्या करेगा, वहां पे वो लिटरेचर भी लाके आपके सामने डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो और ऑपरेटर का मकसद ये होता है कि बहुत सारे जो 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 वर्ड्स हैं वो एज अ सिनोनिम यूज हो रहे होते हैं, तो और का सर्च का ऑपरेटर आपके लिए हेल्पफुल इस तरह से होता है कि आप क्या करें, अपने जो कीवर्ड्स आपके जहन में आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो मल्टीपल हैं कि जी इसको ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, तो आप क्या करें, जस्ट सबके दरमियान में और लगाते चले जाएं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि और सर्च ऑपरेटर यूज करने से पहले हमेशा याद रखो कि जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ता है। अगर आप एंड में देखो तो आपने कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, ठीक है,
लेकिन जिस वक्त आप सर्च ऑपरेटर और यूज करते हो तो आपको अपने दोनों कीवर्ड्स जो भी है आप यूज कर रहे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है। ठीक है, अब जितनी आपकी कीवर्ड्स हैं आप और लगाते चले जाओ तो और का मतलब क्या होगा कि जहां जहां पबमेड को डिस्टेंस एजुकेशन मिलेगा वो उसके रिजल्ट भी लाके डिस्प्ले कर देगा, जहां जहां आपको उसको कीवर्ड डिस्टेंस लर्निंग मिलेगा वो भी क्या करेगा लाके इंफॉर्मेशन को आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तीसरा जो सर्च ऑपरेटर है वो कहलाता है नॉट। अच्छा, अब नॉट जो है वो क्या करता है, वो एलिमिनेट्स रिकॉर्ड्स दैट कंटेन अ सर्टेन कीवर्ड। अब फॉर एग्जांपल आप किसी स्पेसिफिकली एक टॉपिक के ऊपर चाह रहे हैं मुझे सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन मिले, उसके साथ जो बाकी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, कॉमन चीज़ें एसोसिएटेड हैं, उनकी चीज़ें ना मिले। बाज़ दफ़ा आप बहुत स्पेसिफिक होते हो तो आप कहते हो कि भाई हर जगह जो है ना वो जब वायरल इन्फेक्शंस की बात हो रही है तो वहाँ पे एंटी वायरल ड्रग्स की बात भी हो रही है। आप कहते हो नहीं जी मुझे सिर्फ और सिर्फ एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में पता चल जाए, और या मुझे सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शंस के बारे में पता चल जाए, मुझे ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं करना। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप सर्च ऑपरेटर नॉट यूज करते हो। नॉट का मतलब ये है कि वो क्या करेगा, सिर्फ आपके सामने स्पेसिफिकली जो आपका पहला वाला कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल ये मैंने थायराइड कैंसर की मिसाल दी है, वो क्या करेगा जब आप थायराइड कैंसर लिखोगे और नॉट डाइट लगा दोगे तो वो क्या करेगा स्पेसिफिकली इसमें जो रिकॉर्ड डाइट से रिलेटेड होगा, यानी थायराइड कैंसर प्लस डाइट से रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड होगा वो उसको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। आपके सामने जो रिजल्ट आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली थायराइड कैंसर के रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, इसकी इस तरह से मिसाल, इसकी उस तरह समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे डोमेन्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं कि जो आप देख रहे होते हैं कि वो चीज़ें कि वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती हैं। ठीक है, तो आप बाज़ दफ़ा एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे काम करते हो, तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे काम कर रहे हो, आप दूसरा एस्पेक्ट हमेशा उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप कहते हो कि नहीं मुझे दूसरा एस्पेक्ट वाली चीज़ें मत दिखाओ, मुझे सिर्फ इस एस्पेक्ट पे काम करना है, मुझे ये चीज़ दिखाओ। तो आप क्या करते हो, जो नॉट वाला ऑपरेटर है, सर्च ऑपरेटर है पबमेड का, उसको यूज करते हो। तो वो सिर्फ आपको क्या करेगा, वो तमाम बाकी रिकॉर्ड को एलिमिनेट कर देगा और सिर्फ आपका कीवर्ड का जो रिकॉर्ड है ना, सिर्फ वही आपके सामने डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अगर खाली आप थायराइड लिख के कैंसर लिख के सर्च करो तो जब भी चीज आएंगी, लेकिन उन तमाम चीजों में सभी को शामिल होगा, वो स्पेसिफिक नहीं होंगी। इसमें आपने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, भाई मुझे यही चाहिए बाकी सब हटा दो, बाकी कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये रेलेवेंट चाहिए। ठीक है, तो ये इसका इसका फंक्शन होता है। तो सर्च ऑपरेटर्स बेसिकली आपके लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये 3 सर्च ऑपरेटर्स तो इज वेरी कॉमन ना, जो कि आप यूज कर सकते हैं पबमेड के अंदर। अच्छा, दो और सर्च ऑपरेटर्स होते हैं जिसे हम वाइल्ड कार्ड सर्च ऑपरेटर्स कह रहे होते हैं। ये बेसिकली सिंबल्स होते हैं। सिंबल कौन से होते हैं, एक तो ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, ये जो क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली एक सर्च ऑपरेटर है। कैसे, ये बेसिकली क्या कह रहा होता है, बाज दफा जो वर्ड्स के अंदर कुछ वेरिएशंस होती हैं। क्या मतलब है, बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग के अंदर वेरिएशन होती है। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स जिनकी स्पेलिंग में वेरिएशन है, आप उन कीवर्ड्स के अंदर ये वाइल्ड कार्ड सर्च ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनालाइज का वर्ड ले लो। अब एनालाइज का वर्ड जो है वो उसके अंदर वो एस से भी उसको लिखा जा रहा होता है और जेड से भी लिखा जा रहा होता है। ठीक है, तो इसमें एनालाइज के लफ्ज को लिखने के लिए एस भी यूज किया जाता है, वो भी ठीक है। ठीक है, जबकि इसके लिखने के लिए जेड भी लिखा जाता है, यूज किया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर के अंदर आप क्या कर सकते हो, इस जेड और एस को रिप्लेस कर सकते हो विद क्वेश्चन मार्क। अगर आप कर दोगे इसको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस, तो अब जो आपके पास रिजल्ट आएगा जब आप सर्च करोगे तो उसके अंदर दोनों ही वर्ड शामिल होंगे। क्या मतलब है, ये क्या करेगा, ये इन दोनों ही वर्ड्स को क्या कर रहा होगा, आपके सामने रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप NANALYSE लिखोगे तो ये सिर्फ वही रिजल्ट डिस्प्ले करेगा कि जिन जिन लोगों ने लिटरेचर में ये टर्म यूज की, तो सिर्फ उनका लिटरेचर, उनके रिजल्ट्स या उनके आर्टिकल्स आपके सामने आ रहे होंगे, बाकी के आर्टिकल आपके सामने नहीं आ रहे होंगे। हालांकि दोनों कीवर्ड सेम है।
सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन है स्पेलिंग में, ठीक है। तो ये ऑपरेटर, बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं कि जहाँ पे ब्रिटिश लैंग्वेज में कुछ और स्पेलिंग होती है और उसको बाज़ दफ़ा अमेरिकन में कुछ और लिखा जा रहा होता है, ठीक है। उसमें तो वर्ड्स अक्सर चेंज होते हैं, लेकिन कभी कभी स्पेलिंग में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग के अंदर जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, आप ये सर्च ऑपरेटर यूज करते हो, इससे आपकी इंफॉर्मेशन और रिफाइन हो जाती है, आपको पास दोनों इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, ठीक है। ये एक सर्च ऑपरेटर है। दूसरा एक और सर्च ऑपरेटर है जिसे एस्टरिस्क कहते हैं। अच्छा, एस्टरिस्क का बेसिकली क्या काम है, ये क्या करता है, बहुत सारे ये क्या करता है कि जब आपके सामने एक ही वर्ड के जो है वो मल्टीपल वर्ड्स आपके सामने होते हैं, क्या मतलब है, ये जब हम यूज करते हैं, जब हम एक ही रूट के एक ही तरह के वर्ड्स जो है वो सर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर ले लो कि एपिडेमियोलॉजी के बारे में हम जो है वो किसी डिजीज की एपिडेमियोलॉजी मालूम करना चाह रहे हैं कि भाई इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी के लिए अब एपिडेमियोलॉजी, अब हम चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ एपिडेमियोलॉजी नहीं, अब ये तमाम वर्ड्स इसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल, एपिडेमी, एपिडेमिक, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स बेसिकली एक ही रूट से आ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, एस्टर्स का काम क्या होता है, आप क्या करें, जो इस वर्ड का जो स्टार्ट है एपिडेम, आप इसके आगे एस्टरिस्क लगा दें। जब आप एस्टरिस्क लगाने के बाद इसको सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पबमेट है वो एपिडेमिक, एपिडेमी, एपिडेमियोलॉजिकल और एपिडेमियोलॉजी, ये तमाम के तमाम वर्ड्स उसको जिन जिन आर्टिकल्स में मिलेंगे, ये क्या करेगा, वो तमाम आर्टिकल्स को आपके सामने लाके डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्च ऑपरेटर है। अब आपको ये अलग अलग सारी टर्म्स लिखनी नहीं पड़ी, आपने जस्ट क्या किया, आपको पता है कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड सारे एक दूसरे के साथ कॉमन है, यानी इनके सेम रूट्स हैं। तो आपने क्या किया, जस्ट उस वर्ड का स्टार्ट लेके आपने क्या किया, उसके साथ एस्टेरिस्क लगा दिया। तो ये इसका मतलब हो गया कि ये तमाम के तमाम जो वर्ड्स हैं, ये तमाम रेलिवेंट वर्ड से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सबके सब आपके सामने जो है पबमेट क्या कर देगा, वो डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, अब मैश डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, पहले तो एक बात समझ लो, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया कि पबमेट पे सर्चिंग भी कीवर्ड्स के थ्रू होती है, ठीक है ना। जैसे गूगल पे कीवर्ड्स लिखते हो इस तरह यहाँ पे लिखते हो। हाँ, कीवर्ड्स जब लिखते हो तो कीवर्ड्स बेसिकली उनके दरमियान में ऑपरेटर अगर यूज कर लो, सर्च ऑपरेटर्स, तो वो और ज्यादा एफिशिएंट सर्चिंग होती है, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हो, ये कीवर्ड्स तो आप यूज कर रहे हो ना, जो मेडलाइन है, जो जो डेटाबेस है बेसिकली उसको अगर देखो तो वो बेसिकली करता क्या है, मेडलाइन क्या करता है, वो इटसेल्फ कुछ कंट्रोल वोकैबुलरी उसके पास होती है। क्या मतलब है, देखो, जब भी कोई साइंटिफिक लिटरेचर सबमिट होता है ना, तो उसके साथ कीवर्ड भी सबमिट होते हैं। तुम कभी देखना, कोई भी तुम आर्टिकल खोलो, फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल खोलता हूँ, कोई भी आर्टिकल अगर तुम खोलो तो तुम्हें नजर आएगा कि उसके साथ में कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कीवर्ड्स इसलिए दिए जा रहे होते हैं कि ताकि ये कीवर्ड्स जाके सेफ हो जाए, कहाँ पे, मेडलाइन में। और मेडलाइन क्या करे, लेट मी शो यू। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मैं करता हूँ, इसमें अगर आप देखो तो ये एक आर्टिकल है बेसिकली, ये अगर आप देखो ये आर्टिकल है जो कि
पब्लिश हुआ है उनको टारगेट जर्नल के अंदर। ठीक है, अब अगर तुम देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हें कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये कीवर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये रिप्रेजेंट ये कर रहे होते हैं कि भाई मेरा जो आर्टिकल है उसके अंदर ये कीवर्ड्स हैं, विंड सिग्नलिंग, LGR5, कॉकलिया, रीजनरेशन, प्रोलिफरेशन। ये जो कीवर्ड्स हम दे रहे होते हैं अपने आर्टिकल्स को, बेसिकली ये कीवर्ड्स यूज करता है मेडलाइन। ठीक है, और भी हैं, जैसे एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाऊं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो उसके उस आर्टिकल के अंदर कीवर्ड्स का सेक्शन होता है। अब यहाँ देखो ये दिया हुआ, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बेसिकली ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये है कीवर्ड्स जो इसके रेलेवेंट है, यानी इस आर्टिकल में इससे रिलेटेड बात की गई है। ये वो वर्ड्स हैं जिनके ऊपर बात की गई है, जिसके ऊपर डिस्कशन हुई है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं। तो बेसिकली कीवर्ड्स यहाँ से आ रहे होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो कीवर्ड्स हैं, अब ये जो कीवर्ड्स हैं ये बेसिकली साइंटिफिक कीवर्ड्स होते हैं। अब ये कॉमन वर्ड्स तो है नहीं, ठीक है। अब मेडलाइन क्या करता है, मेडलाइन जो बेसिकली डेटाबेस है वो क्या करता है, इसको यूज करता है एज अ वोकैबुलरी, इसको अपने पास सेफ रखता है। यानी तुम कह सकते हो कि ये स्पेसिफिक सेट ऑफ टर्म्स होते हैं, मतलब ये जो है ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है, यूज्ड टू डिस्क्राइब ईच आर्टिकल। यानी हर आर्टिकल को उसके कीवर्ड्स हैं वो एक तरह से उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि इस आर्टिकल में बात क्या हुई है, इसका मेन टॉपिक क्या है आर्टिकल का, ठीक है। तो अब ये बेसिकली मैश क्या है, ठीक है, मैश इटसेल्फ क्या है, मैश बेसिकली वही वोकैबुलरी ही है, ठीक है। इसका अगर इसको देखो तो ये बेसिकली मैश जो है वो एक्रोनियम है किसका, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स का। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग से क्या मुराद है, इसका मतलब है लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी टर्म्स, ठीक है। यानी मैश बेसिकली क्या है, वो वोकैबुलरी ही है, वो स्पेसिफिक मेडिकल वोकैबुलरी है, स्पेसिफिक साइंटिफिक वोकैबुलरी है जो यूज की जाती है एनालाइज करने के लिए अपने लिटरेचर को। जब आप लिटरेचर सर्च करते हो तो बेसिकली आप अगर मैश यूज करोगे ना, यानी आप साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज करोगे। अगर मैं इसको और बहुत आसान कर दूं तो मैश का मतलब होता है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज। देखो जब हम कोई साइंटिफिक लिटरेचर सर्च करते हैं ना, तो वहाँ हम कॉमन लैंग्वेज तो नहीं लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसकी बहुत आसान सी मिसाल ऐसे ले लो कि हम आम तौर पे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जी हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ठीक है। साइंटिफिक लिटरेचर में आपको ये वर्ड ही नहीं मिलेगा। हार्ट अटैक इज नॉट अ वर्ड, ये साइंटिफिक वर्ड नहीं है। इज हार्ट अटैक इज अ कॉमन वर्ड, इंग्लिश वर्ड जो कि हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हार्ट अटैक बेसिकली इसका साइंटिफिक वर्ड जो है वो क्या है, वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन बेसिकली जो है वो बेसिकली क्या है, दैट इज साइंटिफिक वर्ड। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है बेसिकली इज अ मैश, इज अ मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। क्या मतलब है, ये क्या है, स्पेसिफिक वोकैबुलरी है, ठीक है। यानी जब आप पबमेड पे सर्चिंग करोगे मैश के थ्रू तो यू विल गेट मोर रिलायबल रिजल्ट्स, ठीक है। एक तो हम सर्चिंग करते हैं किसी भी कीवर्ड्स को लिख के, हमारे कॉमन कीवर्ड, अगर आप हार्ट अटैक को लिख के सर्चिंग कर रहे हो तो यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है। क्योंकि देखो हार्ट अटैक की टर्म हर कोई अपने आर्टिकल में यूज नहीं करता, इज अ कॉमन टर्म, इज अ इंग्लिश टर्म। लेकिन जब हम साइंटिफिक सोसाइटी की बात करते हैं तो साइंस के अंदर हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रॉपर वर्ड होता है, ठीक है। तो वो प्रॉपर वर्ड बेसिकली ये बता रहा होता है कि ये बेसिकली जो टर्म है इसका मतलब है क्या, सही। तो अब वहां पे लफ्ज होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वो बेसिकली राइट वर्ड है, दैट इज अ साइंटिफिक वर्ड, और वो बेसिकली यूज हो रहा होता है एज अ मैश। हम उसको कह सकते हैं दैट इज अ मैश, यानी ये कंट्रोल वोकैबुलरी है, ये स्पेसिफिक वोकैबुलरी है।
तो मैश बेसिकली इटसेल्फ क्या होता है, मैश क्या होता है, वो हम साइंटिफिक वोकैबुलरी को कह रहे होते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स जो हम यूज कर रहे होते हैं। और ये आ कहाँ से रही होती हैं, मैंने बताया जब हम आर्टिकल सबमिट करा रहे होते हैं, जितने भी लोग जर्नल में आर्टिकल सबमिट कराते हैं तो अपने आर्टिकल के रेलेवेंट कीवर्ड्स दे रहे होते हैं, वो स्पेसिफिक सेट दे रहे होते हैं टर्म्स का, वो स्पेसिफिक सेट उनके आर्टिकल को बता रहे होते हैं कि भाई इनका आर्टिकल इज अबाउट दैट। ठीक है, वो कीवर्ड्स जाके स्टोर हो जाते हैं कहाँ पे, यही मेडलाइन डेटाबेस पे। और जब हम लोग सर्च करते हैं, जब सर्चिंग करते हैं पबमेड पे जाके, तो हम अगर मैश टर्म यूज करेंगे, यानी हम जब स्पेसिफिक टर्म्स यूज करेंगे, तो वी विल गेट मोर ऑथेंटिक रिजल्ट, मोर स्पेसिफिक रिजल्ट एज कम्पेयर टू कि अगर तुम सिंपल जो है ना वो सिंपल वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स सर्च करो, उसके मुकाबले में अगर तुम स्पेसिफिक मैश टर्म यूज करोगे, यानी स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज करोगे, तो यू विल गेट मोर रिलायबल रिजल्ट। ठीक है, तो ये मैच डिस्क्रिप्टर बेसिकली क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपकी जो कंट्रोल वोकैबुलरी है, यानी साइंटिफिक वोकैबुलरी है। तो अगर आप साइंटिफिक वर्ड्स यूज करोगे तो इट विल बेटर इफ यू आर सर्चिंग ऑन पबमेड। ठीक है, पबमेड के ऊपर अगर आप सर्चिंग कर रहे हो तो साइंटिफिक लिटरेचर का आपको पता होना, वर्ड्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, सर्च ऑपरेटर्स आपको पता चल गए कि सर्च ऑपरेटर बिटवीन कीवर्ड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, एंड और नॉट या क्वेश्चन मार्क और एस्टरिस्क। ठीक है, जबकि वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो कीवर्ड्स ये मैश होते हैं, हर कीवर्ड मैश नहीं होता, लेकिन मैश बेसिकली साइंटिफिक कीवर्ड्स को कह रहे होते हैं ना। ठीक है, जो साइंटिफिक वोकैबुलरी होती है, जो स्पेसिफिक वोकैबुलरी होती है, उसे हम मैश कह रहे होते हैं, जो कि मैश बेसिकली एक्रोनियम जो है वो मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग का है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग इज अ मैश। ठीक है, तो मेडलाइन में जितनी भी मेडलाइन डेटाबेस के अंदर जो है वो जितनी भी वोकैबुलरी है वो क्या करता है, वो मैश की फॉर्म में अपने पास रखता है। ठीक है, तो वहाँ जो वर्ड यूज हो रहा होता है, टर्म यूज हो रही होती है, एक्चुअली वो मैश यूज हो रही होती है, यानी आपको मैश पता होनी चाहिए, यानी आपको स्पेसिफिक साइंटिफिक मैश पता होने का मतलब क्या है कि आपको आपके रेलेवेंट टॉपिक का, आपकी फील्ड का जो आप सर्च कर रहे हो, वो वर्ड जो है वो साइंटिफिक वर्ड होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि हम अगर हमें सिर्फ कॉमन वर्ड पता है ना, हमें अगर कॉमन इंग्लिश का वर्ड पता है तो हम उससे मैच निकाल सकते हैं पहले। ये काम भी हम जाके पबमेड पे कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि हमें अगर मैच नहीं पता, अगर आपको कहोगे भाई मुझे नहीं पता कि भाई साइंटिफिकली क्या कहते हैं, मतलब किसी भी, फॉर एग्जांपल डेंगी जो है बेसिकली एक है, तो एक साइंटिफिक वर्ड ही है, लेकिन एक कॉमन इंग्लिश वर्ड हो गया है भाई। अब डेंगी बेसिकली उसके लिए, डेंगी के लिए अब मुझे नहीं पता कि डेंगी के लिए पबमेड के ऊपर क्या मैश मौजूद है, मतलब क्या साइंटिफिक वोकैबुलरी मौजूद है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि पबमेड के पास डेंगी से रिलेटेड साइंटिफिक वोकैबुलरी ये है, तो मेरी सर्चिंग और आसान हो जाएगी। मैं क्या करूंगा जाके मैश सर्च कर लूंगा, पहले मैं कॉमन इंग्लिश वर्ड लिखूंगा, फिर मैं मैश सर्च कर लूंगा, मैश मुझे मिल जाएगी तो मैं दोबारा सर्च कर लूंगा, तो इससे मुझे और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अपनी फील्ड से रिलेटेड जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसको देख लेते हैं कि हम पबमेड का यूज कैसे करते हैं। इसको हम यहाँ खोलते भी चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाओ, गूगल पे चले जाओ, गूगल पे जाके अगर सिर्फ तुम पबमेड भी लिखोगे, ठीक है, या इसका और सिंपल तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, एनसीबीआई भी लिख सकते हो। एनसीबीआई लिखोगे तो यहाँ पे आ जाओगे तुम एनसीबीआई के डेटाबेस पे, यहाँ पर भी डिस्प्ले कर रहा है पबमेड। ठीक है, इसको डायरेक्टली पबमेड खोल लो। अच्छा, अब ये पबमेड ने जो है ना वो अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, तो ये अब इस तरह से इनकी स्क्रीन नजर आती है। ठीक है, पहले जो थी इट सीम्स लाइक दिस ना, अगर तुम देखो यहाँ पे तुम्हें जिस तरह से नजर आ रही है पबमेड की जो स्क्रीन है, पहले इस तरह से नजर आ रही होती। नाउ दे अपग्रेड दे वेबसाइट ना, इन्होंने अपनी वेबसाइट जो है उसको अपग्रेड कर लिया है, तो अब ये और ज्यादा बेहतर अंदाज में नजर आ रही है, लेकिन आपको पुराना वर्जन में मिल जाएगा यहाँ से। लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आप पबमेड सर्च कर लो, ये मेन एनसीबीआई के पेज पे अगर आप आ गए
यहाँ पबमेड डेटा, अब ये सारे डेटाबेसेस हैं, मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, ठीक है, ये तमाम डेटाबेस। अगर आप यहाँ रिसोर्सेज देखो जाके इसके ए से लेके जेड तक है, आप यहाँ से पबमेड सर्च करो, ठीक है, तो इट सीम्स लाइक के आपके पास यहाँ पे ये अब क्या करेगा, जब आपने यहाँ पबमेड सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे जो भी सर्चिंग करेगा वो पबमेड के थ्रू कर रहा होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम चलो हम ये ले लेते हैं कि हम ना मैश की टर्म जो है ना वो उसको मैश उसका ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंगी का हम मैश ढूंढ लेते हैं, तो आप करोगे क्या, यहाँ डेटाबेस में जाके मैश सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जो कॉमन इंग्लिश वर्ड है वो यहाँ लिखोगे और सिंपल उसको क्या कर लोगे, सर्च कर लोगे, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ जाओ, अब ये बेसिकली थोड़ा सा इसका डिस्प्ले चेंज हो गया है तो इसमें कोई इशू नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आपको एक जो टर्म सर्च करनी है डेंगी है ना, तो आप सिंपली अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको मैश डेटाबेस मिल जाएगा, ठीक है। इस पे अगर आप क्लिक करो तो आप यहाँ आ जाओगे, इस जगह पे इस वाले विंडो पे आप आ जाओगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी इज द एनएलएम कंट्रोल वोकैबुलरी थेसारस यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग आर्टिकल्स फॉर पबमेड। अब यहाँ पे अगर आप डेंगी लिख दो और सर्च कर लो, तो अब आपके पास अगर देखो तो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा, ठीक है। आप क्या करो, आप इसमें से डेंगी ये नजर आ रहा है आपको, क्योंकि ये टर्म सर्च करनी है डेंगी की, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, ये मैंने यहाँ दिया हुआ है इसकी सारी डिस्प्ले ना। आप सिंपल क्या करो, इसको जाके सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब ये आपके सामने आ जाएगा डिफरेंट टर्म्स, देखिए अभी आपसे यहाँ पे जो है वो कुछ फिल्टर्स आपको शो कर देगा, क्या अगर आप चाहें तो आप कुछ फिल्टर्स लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप देखो तो ये आपको यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स जो है वो जो कि डेंगी से रिलेटेड है, यानी डेंगी से रिलेटेड जो मैश है जो इसके पास मौजूद है वो यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो उसके बाद फर्दर, आप सिंपल ये करो कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे फिल्टर पे चेक लगा सकते हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हो कि जी सिर्फ मुझे बताओ डेंगी के हवाले से, जो डेंगी का जो मोर्टेलिटी रेट है, कि डेंगी में मोर्टेलिटी रेट बेसिकली क्या है, आपने क्या किया उसके ऊपर उससे रिलेटेड मैश आपने कहा कि मुझे, ठीक है, वो बताई जाए, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे कि अब यहाँ देखो तुम तो डेंगी से रिलेटेड तुम्हें अब मैच जो तुम मैच देखना चाह रहे हो, अब डेंगी से रिलेटेड तो मैच फर्दर तुम उसके अंदर क्या देखना चाह रहे हो, उसकी एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड चीजें देखना चाह रहे हो, उसकी जेनेटिक्स देखना चाह रहे हो डेंगी की, उसकी हिस्टोलॉजी देखना चाह रहे हो, इम्यूनोलॉजी देखना चाह रहे हो, मोर्टेलिटी देखना चाह रहे हो, ये तमाम की तमाम मैश हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आप बोलो नहीं नहीं जी आप सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दो, मुझे जो मेजर टॉपिक है वो डेंगी है, तो वो तमाम डेंगी से रिलेटेड आपको क्या करेगा, ला के टर्म्स हैं वो यहाँ मेंशन कर देगा। ये इसके अलावा और भी टर्म दे रहा है आपके सामने, रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी आप इसके साथ भी जा सकते हो, इन टर्म्स को भी सर्च कर सकते हो अगर आप डेंगी को सर्च कर रहे हो, जैसे क्लासिकल डेंगी फीवर। ये सारी टर्म्स कहाँ से आई, ये मैच कहाँ से आई है, ये तमाम के तमाम जो तुम्हें कीवर्ड्स नजर आ रही है ये सारे के सारे आर्टिकल से आए हैं। वो जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं जर्नल्स के अंदर सबमिट होते हैं, ये बेसिकली कीवर्ड सब के सब जो है ये वहां से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए जा रहे होते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से अब आप इसको भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, अब क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करो और डायरेक्टली पबमेड सर्च इंजन में जाके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, और वहां आप देख सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भाई मुझे डेंगी सर्च करना है और उसकी मोर्टेलिटी के हवाले से मैं देखना चाह रहा हूँ,
तो आप क्या करो, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ऐड टू सर्च बिल्डर, ठीक है। अब ये सर्च बिल्डर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, मैच टर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा, डिस्प्ले कर देगा कि भाई डेंगी की बात कर रहे हैं और डेंगी की मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली इसकी एक मैश है। ये आपको बता भी रहा है कि ये मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग है, यानी ये जो आपने टर्म सेलेक्ट की है ये मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग है, ये कंट्रोल वोकैबुलरी है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको सर्च कर लो। यहाँ देखो सर्च ऑपरेटर भी आपके सामने दिए हुए हैं, अगर आप चाहो और भी यूज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप डिफरेंट सर्च ऑपरेटर को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एंड दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, डेंगी और उसकी मोर्टेलिटी दोनों को क्या करेगा, सर्च कर लेगा। अब अगर यहाँ मैं सिलेक्ट कर लूँ और फॉर एग्जांपल अब ये क्या करेगा, और यहाँ जो मैंने सर्च ऑपरेटर यूज किया हुआ और है, अब ये क्या करेगा, या तो डेंगी को सर्च करेगा, डेंगी को सर्च करेगा सेपरेटली, और जहाँ जहाँ मोर्टेलिटी उसको सेपरेटली सर्च करेगा। तो यहाँ एंड का, क्योंकि मैं तो दोनों चीजों को सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है, बेसिकली वो डेंगी को मैंने क्या किया हुआ है, तो आप जस्ट सिंपली क्या करो, या ऐड टू सर्च बिल्डर करो, और उसके बाद अब आप ये मैश आपने सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। अब इसको, इसी मैश को आप डायरेक्टली यहाँ सर्च, अब यहाँ से इसको कॉपी करके भी जाके कर सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हो, यहाँ से इसको कॉपी कर लो और कॉपी करके जाके डायरेक्टली पबमेट पे भी जाके सर्च कर सकते हो, यानी आपने, यानी आप यहाँ सिंपल पबमेट पे जाके भी सर्च कर सकते हो, इस तरह से, इस तरह भी आप सर्च कर सकते हो इसको। और इसको दूसरे तरीके से आप यहाँ भी सर्च कर सकते हो कि डायरेक्टली आप क्या करो, आप डायरेक्टली यहाँ सर्च फॉर्मेट कर दो, तो ये आपके सामने जो है वो स्पेसिफिकली डेंगी और उसकी मोर्टेलिटी से रिलेटेड जो स्टडीज है, जो आर्टिकल पब्लिश हैं, वो तमाम आर्टिकल्स आपके सामने लाके क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है वो इसको यूज कर सकते हो, मैश को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैश को आइडेंटिफाई करने का फायदा क्या होगा कि इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप सिंपली जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके सामने कोई, आपको 309 रिजल्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। यानी जो आपने टर्म यूज की है, डेंगी मोर्टेलिटी, जो आपने मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग यूज की है, उससे रिलेवेंट जो आपके पास स्टडीज आ रही हैं, जो आर्टिकल्स आपके पास आ रहे हैं, उनकी तादाद है 309, ठीक है। और ये हमेशा पबमेड जब अपना रिजल्ट डिस्प्ले करता है तो वो इस तरह से करता है कि हमेशा जो रेलेवेंट मोस्ट अपग्रेडेड आर्टिकल होता है, मोस्ट अपडेटेड आर्टिकल होता है, उसको सबसे पहले क्या कर रहा होता है, आपके सामने डिस्प्ले कर रहा होता है। जो अभी लास्ट में सबसे पहले पब्लिश हुआ है, अभी 2020 फेब में पब्लिश हुआ है, ये मोस्ट रीसेंट आर्टिकल है जो आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप नीचे चले जाओ तो आपके सामने जो दूसरा आर्टिकल है वो भी रिप्रेजेंट करा होता है विद द टाइम। अभी 2019 फेब को हुआ है, ठीक है, 2019 दिसंबर में हुआ है। ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको जो है वो डिस्प्ले करा होता है। इस तरह से आपको अब ये पता चल गया कि अगर आपको किसी चीज की साइंटिफिक वोकैबुलरी नहीं पता तो आप साइंटिफिक वोकैबुलरी को बहुत आसानी के साथ जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप ढूंढ सकते हो साइंटिफिक वोकैबुलरी को बहुत आसानी के साथ। आप यूज करो मैश, मैश का डेटाबेस यूज करो, पबमेड पे जाओ, पबमेड को स्क्रॉल करो, नीचे आपके सामने मैश होगा, डेटाबेस को यूज करो, तो आप बहुत आसानी के साथ साइंटिफिक वोकैबुलरी आपके रेलेवेंट फील्ड की जो है वो आप उसको ढूंढ सकते हो। हम एक आध और भी देख सकते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं कि जी हमें बताएं कि मैश पे जो टर्म होती है हार्ट अटैक, इसके लिए क्या मैश जो है वो मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, उसके लिए क्या कंट्रोल वोकैबुलरी यूज की जाती है, ठीक है। तो अब ये देखो, इसने पहले ही बता दिया कि भाई जो आपने वर्ड यूज किया है ना, उसके लिए जो पहला जो वर्ड एक्चुअली जो राइट वर्ड है ना वो क्या है, वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा भी इसने आपको वर्ड दिए होंगे नीचे, एंट्री टर्म्स, ये आपको नजर आ रहा है एंट्री टर्म्स, ये यहाँ देखो बता रहा है और क्या क्या वर्ड्स यूज किए हुए हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक्स,
भी कहलाते हैं जो यूज हुए हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट भी कहलाता है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं वर्ड्स? देखो हार्ट अटैक का वर्ड भी यूज हुआ है आर्टिकल्स में। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट रेलेवेंट वर्ड है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। तो ये आपको यहाँ से जो है मैच की टर्म पता चल जाती है। और अगर आप डायरेक्टली कोई इसके रेलेवेंट देखना चाह रहे हो कि भाई मुझे सिर्फ ये बताओ कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की एथियोलॉजी क्या होती है, ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, यहाँ ऐड टू सब, यहाँ ऐड टू, इसमें टू सर्च बिल्डर करो और यहीं सर्च कर लो इस टर्म को, डायरेक्टली सर्च भी कर लो। ये डायरेक्टली सर्च का ऑप्शन दे रहा था पबमेड पे, तो ये आपको बता देगा कि भाई मायोकार्डियल इन्फेक्शन की थियोलॉजी, यानी ये बेसिकली इसकी क्या जो है वो तो इसकी जो है बेसिकली जो कॉजेज हैं वो बेसिकली क्या है वायरल इन्फेक्शन का, एथियोलॉजी बेसिकली कॉजेज को कह रहे होते हैं डिजीज की। तो ये आपको आपके सामने देखो कोई 57,331 इस टर्म से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, मोस्ट रेलिवेंट आपके सामने है। सही है, अभी आप इसको मजीद भी रिफाइन कर सकते हो, आप अपने मतलब के 20 आर्टिकल 25 आर्टिकल भी निकाल सकते हो, हम उसको भी आगे देखते हैं फर्दर। तो इस तरह से आप मैश को यूज कर सकते हो। मैश टर्म से आप अपनी मैश टर्म को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉमन टर्म्स के साथ ना। कॉमन टर्म्स को सर्च करके मैश टर्म निकाल लो और मैश टर्म्स को कंट्रोल वोकैबुलरी को यूज करो पबमेड पे सर्चिंग के लिए, तो यू विल गेट मोर स्पेसिफिक रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं।